बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको आइडिया है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो यूनिट है उसको डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो नॉलेज 2.3 था उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन के साथ उसको लिंक किया था इनके टेंस के साथ। तो आज हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे और जिसमें हम ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है और इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं आया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है या ज़्यादा है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये डेफिनेशन ऑलरेडी पता है कि आयोनाइजेशन की अगर हम बात करें एनर्जी की, तो वो एनर्जी है जो रिक्वायर होती है किसी भी एटम से जो गैसियस स्टेट में हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि यहाँ पे कितनी है हमारे पास, तो उसके लिए आप सिंपल हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल आपको याद भी करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस कि ये सोडियम है और सोडियम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवाने के लिए हमें यहाँ पे प्लस 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी क्या होगी? चाहिए होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम एनर्जी जो एक गैसियस स्टेट के अंदर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवाने के लिए चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे पता चलेगा कि इस एलिमेंट की इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है या आयोनाइजेशन एनर्जी कम है? तो आपके पास फर्स्ट फैक्टर देखें, न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, इवन के इस चैप्टर में भी हमने शुरू में भी बात की थी कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन का जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनका न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब यूं कह लें कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कि अभी हम आगे जाके हायर आयोनाइजेशन एनर्जी में देखेंगे कि जैसे Mg पॉजिटिव 1 है, Mg पॉजिटिव 2 है, ठीक है, और Mg पॉजिटिव 3 है। तो जैसे जैसे आप देखें 738, 1430, ठीक है, और इसी तरह आपके पास 7300 इसके राउंड अबाउट आपके पास ये जो एनर्जी है इंक्रीज हो रही है। तो मतलब जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है उनकी ये आपको जस्ट मैंने एक वैल्यू रफली सी आपको बताया है कि उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट फैक्टर कि चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का चूंकि होल्ड जो है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ जाता है और इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा। सेकेंड फैक्टर दैट इज द एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। तो ये आपने इससे पिछले लेक्चर में देखा कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता है न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं, न्यूक्लियस का होल्ड कम। और आपको पता है एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी यही है कि वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इसका मतलब जब एटम का साइज बढ़ेगा तो जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका न्यूक्लियस के साथ जो एक इंटरेक्शन है, जो एक होल्ड है, वो कम हो जाएगा। इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो लिहाजा एटॉमिक साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो मतलब इसके साथ इसका रिलेशन क्या बनेगा? इनवर्स। इनवर्स मीन्स कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये रिलेशन डायरेक्ट था कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये दो फैक्टर्स हमने पढ़े जिनमें एक डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है और एक इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है। तो थर्ड वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मतलब आप इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, आपने इसी चैप्टर के प्रीवियस में कुछ रूल्स पढ़े थे जिनमें एक रूल था हुंस रूल। और उस रूल से आपने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग ऑर्बिटल है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है
वो कंप्लीट फील्ड की है, उसके बाद हाफ फील्ड की और उसके बाद पार्शियली फील्ड की। तो इसका मतलब जो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की है ये बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्बिटल है जो कंप्लीट फील्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, चूंकि वो स्टेबल है। जैसे आपको पता है, आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है नोबल गैसेस, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा हीलियम की है, उसका साइज भी कम है और उसके इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कंप्लीट फील्ड है, स्टेबल है। और उसके साथ साथ जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल है ना, वो भी इस पे डिपेंड करती है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, उसके बाद डी है, ठीक है, तो एफ है। तो ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है किस पे, आयनाइजेशन एनर्जी के। एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसी तरह डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना एज कम्पेयर टू एस। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं, लेकिन नेचर ऑफ ऑर्बिटल की जो जनरल ट्रेंड है वो यही है, एस, पी, डी और एफ। और अरेंजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसकी तरतीब याद रखना चाहते हैं तो आपके सामने ये देखें, कंप्लीट फील्ड, उसके बाद हाफ और उसके बाद पार्शली। तो ये आपके लिए जो है वो एक ऑर्डर याद होगा कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो इनकी होगी। तो थर्ड फैक्टर था अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट देखें, शील्डिंग इफेक्ट। या आप इसके प्रीवियस टॉपिक में आप पढ़ के आए हैं शील्डिंग इफेक्ट के, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल होते हैं, उनकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन का डिक्रीज आता है, जो अट्रैक्शन कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब जितना शील्ड कवर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आखिर वाले को मिलता जाएगा, वैसे वैसे वहां से इलेक्ट्रॉन को भागना, इलेक्ट्रॉन को वहां से खींचना या इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना उतना ईजी हो जाएगा। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट के साथ अगर आप रिलेशन देखते हैं तो वो भी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इनको आगे हम थोड़ा बहुत दोबारा भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस फैक्टर्स के अंदर बेसिक मकसद पॉइंट क्या है। स्पिन पेयर की अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उनमें थोड़ी बहुत रिपल्शन होगी, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो उसको वहां से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि पेयर में उनको इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होने की वजह से वहां से निकालना एज कंपेयर टू अनपेयर्ड वो क्या होता है, आसान होता है। तो इसलिए ये वन बाय वन आप देख ले हैं कि इनमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। साइज ऑफ एटम भी मैंने बताया कि जितना साइज ज्यादा होगा उतना वहां से इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन वीक होगी, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये भी मैंने बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फुली फिल्ड ऑर्बिटल। मैंने आपको ट्रेंड भी बता दिया कि सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया फुली है, उसके बाद मैंने आपको हाफ और उसके बाद मैंने आपको पार्शली फिल्ड। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, इसमें आपको मैंने एग्जांपल दी, नोबल गैसेज जो है ना, रेफरेंस पॉइंट है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। और रीजन क्या है कि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट है। तो इसलिए इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये देख लें, आपके पास है 2p(x), 2p(y) एंड 2p(z). तो ये देखें, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली फिल्ड है, तो इसलिए हाफ फिल्ड सबशेल ऑफ नाइट्रोजन। इसको अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, इसका मतलब ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये ज्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो स्टेबल जो है, जितनी कोई चीज ज्यादा होगी उतनी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद यहाँ पे देखें, शील्डिंग इफेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो इसका मतलब लार्जर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको हम इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारे सामने ये देखें, आपको ये इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो
कहलाते हैं। तो जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। और लास्ट पे ये देखें हमारे पास स्पिन पेयर रिपल्शन है। ऑलरेडी मैंने आपको ये बता भी दिया है कि आपके पास व्हेन इलेक्ट्रॉन आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल द रिपल्शन बिटवीन देम कैन लीड टू द स्लाइटली लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसलिए क्या होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इंक्रीज द रिपल्शन और वहां से स्लाइटली इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को थोड़ा सा रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना इजी होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें मोर रिपल्शन होती है। तो एग्जांपल है कि आपके पास क्रोमियम की आपकी मतलब आप देख लें इसको बुक में भी आर्गॉन, ये शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप बताएं यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड है। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमियम की तो वहाँ पे पेयर्ड है, तो इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो ईजी है। तो ये मुश्किल है यहाँ से और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। उसकी रीज़न क्या है? उनमें रिपल्शन आ जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास फैक्टर और ये ट्रेंड जो है बड़े इजी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी होती है डिक्रीज, और अगर हम बात करें पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एक सिमुलेशन देखते हैं ताकि हमारा ये ट्रेंड जो है वो सिमुलेशन से क्लियर हो जाए कि किस तरह से आप उसको साइज की बेस पे भी देख लेते हैं। ये देखें लिथियम, यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो वहां से न्यूक्लियस, ये देखें पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज एट राइट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो क्या होता है? मुश्किल होता है। तो ये रीजन है आपके पास के लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। टॉप टू बॉटम अगर आए, वैसे तो ये नोबल गैसेज हैं, साइज ओवरऑल जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रेंड था। हम इसको पीपीटी से भी एक नज़र देख लेते हैं कि ये देखें हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें, ये देखें आप लेफ्ट टू राइट है इवन के आपके सामने ये देखें वैल्यू भी नज़र आ रही है। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीज़ियम है, ठीक है? और इसी तरह आप बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये आपको क्लियर पता चल रहा होगा। हीलियम है, ये सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है और वैसे-वैसे यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। और लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर अगर हम लेफ्ट टू राइट यानी कि मूव करेंगे तो ज़्यादा होगी और टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो कम। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें बोरोन की, अगर आप बात करें बोरोन हैज़ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम। के बोर अगर मैंने अभी बात की कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएँ तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो बेरिलियम तो आपके पास क्या है? 2A में है, बोरोन जो है वो आपके पास 3A में है। तो आपके पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है लेकिन बेरिलियम की क्या है? ज़्यादा है। रीज़न क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपको याद होगा बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2 और 2p1। अब अगर हम बेरिलियम की बात करें तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है? 1s2 और आपके पास 2s2। अब देखें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, रीजन बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ से s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और ऊपर वाले में से p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो p की एनर्जी जो है वो कम है, न्यूक्लियस से वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे बेसिकली नेचर ऑफ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है कि s ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना है। ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हुई है और ये 2s ऑर्बिटल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2p ऑर्बिटल पेनिट्रेट इनटू द न्यूक्लियस रीजन लेस देन द 2s। तो इसलिए p ऑर्बिटल से बोरोन इलेक्ट्रॉन्स इन द 2p ऑर्बिटल वो आसानी से क्या होते हैं? ज़्यादा शील्ड होते हैं और इसलिए 1s इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अगर आप 2s की बात करें बेरिलियम में तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एज कम्पेयर टू, अगर आप बेरिलियम और बोरोन में बात करें तो बोरोन से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? ईजी होता है, ठीक है?
इसी तरह एफओ, ये आप कह भी सकते हैं कि सिमिलर एक्सेप्शन अराइजेस फ्रॉम द एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इसमें भी रीजन सेम आपको मिलेगी और यही रीजन आप देंगे जैसे आपने बेरिलियम बोरोन में दी है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर देखें आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पास क्या है, हाफ फील्ड है और ये पार्शियली फील्ड है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो रिपल्शन भी है, और दूसरा यहाँ पे भी देख लेते हैं, स्पिन पे रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है, हाफ फील्ड वाला भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है, और इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इसी तरह ग्रुप 6 से की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वगैरह, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो कि ऑक्सीजन के नीचे बिलो होते हैं, उनके ऊपर भी यही आप स्पिन पेयर रिपल्शन की बात करते हैं। इसके बाद 2-3 मिनट का ये हमारे पास एक उसी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, और वो क्या है कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इनकी उसी एक ही एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दे दिया, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको थर्ड आयनाइजेशन, और कलेक्टिवली हम इसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे ये सोडियम की है तो ये उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। इसी तरह सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, तो ये आपके सामने सेकंड है। अगर आप थर्ड की बात करें, इनके यहाँ पे देखते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपसे पूछे हमेशा ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वो टाइटली बॉन्ड होती है, ये देखें, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है। तो ये आपके सामने इमेज नजर आ रही होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, उसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और लास्ट वन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ जा रहे हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सेम। इसी तरह आप मैग्नीशियम की भी बात कर लेते हैं, 738, 1450 और 7730 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह इसी को आप कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे 1 2 3 4, जैसे जैसे आप, क्यों, क्योंकि ग्रेटर द चार्ज आइन स्ट्रॉन्गर विल बी द अट्रैक्शन, जैसे जैसे जो है वो चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम की भी देख सकते हैं, और ये आपका एक एज अ होमवर्क भी है कि आप इसमें सेम वही रीजन आप देखेंगे कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह आपके पास ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, और इसी तरह आप अगर यहाँ पे देखें अगेन तो ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, और इसके साथ भी ये देखें तो आपको वही सेम वो जो है इमेज नजर आ रही होगी कि ये सोडियम की है और ये मैग्नीशियम की है। तो ये इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने सोडियम और मैग्नीशियम दो एग्जांपल्स आपके सामने ग्राफ के साथ डिस्कस किया, और इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी उसके फैक्टर के साथ आपने रिलेट करना है, और एट द एंड देखना है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर कंप्लीट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में था। हमने फर्स्ट टाइम पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फैक्टर्स पे बात की, फैक्टर्स के बाद हमने उनके ट्रेंड्स देखे और सिमुलेशन के साथ उसको समझा, और साथ में हम देखा कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। और वो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 निकालते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर में जो भी कोई आपका पॉइंट होगा वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट जो है इससे अगला टॉपिक जो है वो कल जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।